जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जिसकी कुल कमाई का 98%, जी हाँ, 98% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने में ही खत्म हो जाए। मतलब विकास के लिए कुछ बचा ही नहीं। 1999 में ओडिशा का ठीक यही हाल था। न सड़क, न स्कूल, न अस्पताल। सरकार के पास रोजमर्रा के खर्चों तक के लिए पैसे नहीं थे। हालात इतने खौफनाक थे कि तब इस राज्य के भविष्य की कल्पना करना भी किसी बुरे सपने जैसा था। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगी। ये कहानी है ओडिशा की, एक ऐसा राज्य जिसे कभी देश का सबसे गरीब हिस्सा माना जाता था, लेकिन आज वो अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलकर आर्थिक सफलता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका है। तो चलिए इस शानदार ट्रांसफॉर्मेशन को जरा करीब से डिकोड करते हैं। इस पूरी चर्चा को हम कुछ अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द स्टार्वेशन कॉरिडोर, यानी भूखमरी के उस खौफनाक दौर की। फिर देखेंगे कि राज्य के खजाने को कैसे ठीक किया गया, वेलफेयर स्कीम्स और मिशन शक्ति ने क्या कमाल किया। इसके बाद हम डिकोड करेंगे मशहूर 5T गवर्नेंस मॉडल को, ब्यूरोक्रेसी बनाम डेमोक्रेसी की डिबेट को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उन आर्थिक खाइयों की जो आज भी राज्य में मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जिसे द स्टारवेशन कॉरिडोर कहा जाता था। देखिए, ओडिशा के आज को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। अब इस आंकड़े को देखिए, 47%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1999 में ओडिशा की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहने को मजबूर थी। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि 1998 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी राज्य सरकार को लोन देने से साफ मना कर दिया था। मतलब खजाना बिल्कुल खाली था। और अगर बात करें केबी के यानी कालाहंडी बलांगीर कोरापुट इलाके की, तो उसे उस वक्त स्टारवेशन कॉरिडोर का नाम दे दिया गया था। सोचिए, सरकार अपने ही कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी सिर्फ कर्ज पर निर्भर थी। लेकिन क्या ओडिशा हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। इस बदहाली के पीछे सदियों का इतिहास रहा है। 1568 में बंगाली सेना के हमले के बाद उड़ीसा ने अपनी आज़ादी खो दी थी। फिर 18वीं सदी में मराठा शासन के दौरान अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। इसके बाद 1817 में पाइका विद्रोह हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों ने उड़िया भाषी इलाकों को ही अलग अलग हिस्सों में बांटकर और कमजोर कर दिया। और फिर आया 1866 का वो खौफनाक अकाल, जिसमें क्रूर पूंजीवादी नीतियों की वजह से राज्य की 27% आबादी ने भुखमरी से दम तोड़ दिया। इन लगातार होते राजनीतिक और आर्थिक प्रहारों ने राज्य की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी थी। अब सवाल ये था कि इस भयानक आर्थिक दलदल से बाहर कैसे निकला जाए, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे पड़ाव की, फिक्सिंग स्टेट फाइनेंसेस, यानी राज्य के खजाने को दुरुस्त करना। देखिए, जब बीमारी बड़ी हो तो दवा भी कड़वी ही पीनी पड़ती है। राज्य को कर्ज से उबारने के लिए कुछ बहुत ही सख्त फैसले लिए गए। पहला बड़ा कदम था पावर डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइवेटाइजेशन करना, जिससे सरकार पर से घाटे का एक बहुत बड़ा बोझ कम हुआ। दूसरा बड़ा फैसला, सरकारी नियुक्तियों पर तुरंत रोक लगा दी गई और जो 45,000 खाली पद थे उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया ताकि फालतू का खर्च बचे। और तीसरा, एंट्री टैक्स और प्रोफेशन टैक्स जैसे नए टैक्स लागू किए गए। इसके साथ ही उड़ीसा के पास जो खनिजों का खजाना था उसका भी बड़ी समझदारी से इस्तेमाल किया गया ताकि कमाई तेजी से बढ़ सके। और कमाल की बात यह है कि इन सख्त सुधारों का असर वाकई जमीन पर दिखा। इस चार्ट को देखिए, जो डेट टू जीडीपी रेशियो कभी कंट्रोल से बाहर था, वो सीधे 20% से नीचे आ गिरा। आज के समय में इस मामले में ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे आर्थिक रूप से बेहद मजबूत राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये यकीनन एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। खजाना तो भर गया, लेकिन उसका फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंचा, इसे समझने के लिए चलते हैं अपने तीसरे अहम हिस्से पर, वेलफेयर और मिशन शक्ति का जमीनी असर। अगर ये समझना हो कि नीतियों का असर असल जिंदगी में कैसा दिखता है, तो फनस पूंजी की इस कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 1985 की बात है। ये वो दौर था जब फनस पूंजी को महज मुट्ठी भर चावल खरीदने के लिए अपनी 2 साल की ननद को सिर्फ 40 रुपए में बेचना पड़ा था। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? लेकिन ठीक 20 साल बाद 2005 में जब वही फनस पूंजी दोबारा सामने आई, तो वो अच्छे कपड़े और सोने के गहने पहने हुए थी। ये जबरदस्त बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे ओडिशा का था, जिसने अपनी किस्मत खुद बदल दी थी।
महिलाओं की जिंदगी में आए इस बड़े बदलाव के पीछे मिशन शक्ति नाम के एक प्रोग्राम का बहुत बड़ा हाथ था। 2001 में इसे लॉन्च किया गया था और देखते ही देखते इसने पूरे राज्य में 6 लाख महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना दिए। करीब 70 लाख महिलाओं को इससे आर्थिक ताकत मिली। इसका सीधा असर ये हुआ कि कोरापुट जैसे पिछड़े इलाकों में भी औसत मासिक आय 13,000 रुपये से बढ़कर 17,000 रुपये हो गई। ये कोई किताबी डेटा नहीं है, ये वो असली खुशहाली है जो लोगों के घरों तक पहुंची। भुखमरी के खिलाफ लड़ाई भी ऐसे ही नहीं जीती गई। आपको याद होगा, साल 2000 में काशीपुर में आम की गुठलियां खाने की वजह से हुई मौतों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस भयानक त्रासदी के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया। 2008 में सरकार ने 2 रुपये प्रति किलो और फिर 2013 में सिर्फ 1 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी वाला चावल बांटना शुरू किया। इस एक कदम ने उस इलाके से भुखमरी को हमेशा के लिए खत्म करने में सबसे बड़ा रोल निभाया। तो अब ये सब कुछ इतनी तेजी से और इतने अच्छे तरीके से हुआ कैसे? इसके पीछे एक खास मॉडल काम कर रहा था। तो आइए समझते हैं इस 5T गवर्नेंस मॉडल को। देखिए, इन सारी वेलफेयर स्कीम्स को कामयाबी से लागू करने के पीछे एक बहुत ही मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क था जिसे 5T मॉडल कहा जाता है। 5T यानी टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम। इस मॉडल ने सरकारी अधिकारियों को एक गजब की आज़ादी दी। वो बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सकते थे। ट्रांसफर और पोस्टिंग जैसी चीज़ें जो अक्सर विवादों में रहती हैं, उन्हें पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन कर दिया गया। इस 5D मॉडल ने जमीन पर कितना काम किया, इसका अंदाजा आप इन 2 बड़ी आपदाओं के आंकड़ों से लगा सकते हैं। 1999 के सुपर साइक्लोन को याद कीजिए। तब कुप्रबंधन और बदइंतजामी के चलते करीब 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं 2013 में जब फिर से एक भयंकर साइक्लोन आया तो इसी 5T प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से रातों रात 10 लाख लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और दुखद मौतों का आंकड़ा सिर्फ 21 तक सीमित रहा। ये एफिशिएंसी का एक ऐसा सबूत है जिसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जहां इतनी ताकत होती है, वहां सवाल भी उठते हैं। हमारा अगला पॉइंट इसी बहस पर है, ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी, यानी नौकरशाही बनाम लोकतंत्र। अब कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि इस मॉडल ने अधिकारियों को इतनी पावर दे दी है कि ओडिशा एक IAS स्टेट बनकर रह गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण VK पांडियन का है। एक प्राइवेट सेक्रेटरी और IAS अधिकारी होने के बावजूद वो बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां करते हैं जहां भारी भीड़ उमड़ती है। अक्सर ऐसा लगता है कि नीतियां बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक वो चुने हुए मंत्रियों से भी ज्यादा पावरफुल भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ हमें दोनों पहलुओं को बड़ी ही निष्पक्षता से समझना होगा। एक तरफ तो वो ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी है, जहाँ नीतियाँ और डिजास्टर मैनेजमेंट बिना किसी राजनीतिक अड़चन के बेहद तेजी से काम करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चिंता भी है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट की। क्या ये सही है कि बिना चुनाव लड़े अधिकारी जनता के चुने हुए विधायकों को साइडलाइन कर दें और राजनीतिक मंच के सेंटर में आ जाएं? ये दरअसल एफिशिएंसी और डेमोक्रेसी के बीच एक बहुत ही जटिल संतुलन का मुद्दा है। और इस विकास के सफर में एक आखिरी चुनौती अभी भी बाकी है। तो चलिए बात करते हैं द रिमेनिंग वेल्थ गैप्स, यानी उन आर्थिक खाइयों की जो आज भी राज्य में मौजूद हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के आंकड़े चाहे जितने अच्छे हों, सच्चाई ये है कि ये विकास पूरे राज्य में एक समान नहीं हुआ है। अगर आप कोस्टल यानी तटीय उड़ीसा को देखें तो वो सर्विस सेक्टर का हब बन चुका है और माइनिंग का सबसे ज्यादा फायदा भी उसी इलाके को मिला है, जिससे वहां गरीबी सबसे तेजी से कम हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो राज्य के भीतरी आदिवासी जिले हैं, जहां अनुसूचित जनजाति और जाति की आबादी ज्यादा है, वो आज भी भारी गरीबी से जूझ रहे हैं। मतलब साफ है, राज्य की ये नई अमीरी हर घर तक बराबर नहीं पहुंच पाई है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ नई दिक्कतें भी इस मॉडल पर सवाल उठाती हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और वेलफेयर पर जो अपना खर्च है उसे GDP के अनुपात में कम कर दिया है, जो कि वाकई चिंता की बात है। इसके अलावा पावर सेक्टर का वो प्राइवेटाइजेशन, जिसे शुरुआत में एक बड़ी जीत माना गया था, वहां भी भारी बिजली चोरी और खराब बैलेंस शीट की वजह से 2015 में कुछ प्राइवेट कंपनियों के लाइसेंस तक रद्द करने पड़ गए। इसका मतलब है कि सिस्टम में अभी भी कुछ बहुत गहरी कमियां बाकी हैं। तो इन सारे आंकड़ों, इतिहास और कामयाबियों को देखने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है
क्या तेज विकास और नौकरशाही की कार्यकुशलता के नाम पर स्थानीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर होने देना सही है? और क्या ये 5T मॉडल वाकई भविष्य में अमीर तटीय इलाकों और उन गरीब आदिवासी जिलों के बीच की उस आखिरी खाई को कभी भर पाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको इस पूरे विषय पर एक नया और स्पष्ट नजरिया मिला होगा।